तो आज हमारे पास जो जानकारी है वो कई अलग अलग जगहों से आई है। हाँ, मतलब सिर्फ विकिपीडिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकारी प्रेस ब्रीफिंग है, ब्लॉकबस्टर फिल्म उरी का पूरा विश्लेषण है, उसके रिव्यूज। और फैंस के बीच हुई ऑनलाइन चर्चाएं भी हैं। हाँ, वो भी। और ये सब एक ही घटना के चारों तरफ घूमते हैं, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक। एक ऐसी घटना जिसे लगभग हर भारतीय जानता है, या यूं कहें कि जानने का दावा करता है। सही कहा। लेकिन जब आप इन सभी सोर्सेज को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। एक ऐसी तस्वीर जहां सच की कई परतें हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। हम इससे एक कदम आगे जाना चाहते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक सैन्य कार्यवाही कैसे एक राष्ट्रीय कहानी, एक मिथक बन जाती है। कैसे तथ्य, दावे और कल्पना मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसे पूरा देश सुनता है, देखता है और अपना लेता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 18 सितंबर 2016 को। सुबह के करीब 5:30 बजे जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास मौजूद आर्मी के एक बेस पर हमला होता है। ये कोई आम हमला नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक फिदायीन हमला था। हमलावर मरने के लिए ही आए थे। अच्छा। 4 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी बेस में घुस आए और उन्होंने टेंट और बैरकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं जहां जवान सो रहे थे। इस हमले में हमारे 19 सैनिक शहीद हो गए। यह दशकों में भारतीय सेना पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। और जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, यह हमला बिल्कुल अचानक नहीं हुआ था। इससे ठीक पहले पठानकोट और गुरदासपुर में भी हाँ, इसी तरह के हमले हो चुके थे। तो क्या ये उम्मीद की जा रही थी कि भारत इस बार कुछ अलग करेगा? हाँ, दबाव बहुत ज्यादा था। देश में गुस्सा था। सरकार पर कुछ ठोस करने का, एक कड़ा जवाब देने का दबाव था। उस समय के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के जो बयान आए वो बहुत सधे हुए थे लेकिन कड़े थे। सरकार ने कहा कि हम इस हमले का जवाब देने का अधिकार रखते हैं और हम सही समय और सही जगह पर जवाब देंगे। और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी चीजें तेज हो गई। बहुत तेजी से भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब किया, उन्हें सबूत दिखाए, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह किसी भी भूमिका से साफ इनकार कर दिया। तो माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ था। देश इंतजार कर रहा था कि अब क्या होगा। और फिर उरी हमले के ठीक 11 दिन बाद 29 सितंबर को 29 सितंबर को भारत सरकार ने एक ऐसी घोषणा की जिसने सबको चौंका दिया। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन दोपहर में रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और ये कोई मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। क्यों? क्या खास था इसमें? इसमें सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह खुद मीडिया के सामने आए। एक मिनट, DGMO का खुद आकर बयान देना, ये कितनी बड़ी बात है? आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। DGMO सेना का वो अधिकारी होता है जो सभी ऑपरेशंस की योजना बनाता है और उन्हें अंजाम देता है। अच्छा। उनका सीधे मीडिया के सामने आना ये बताने के लिए था कि ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना की तरफ से एक आधिकारिक पुष्टि है। ये उस घोषणा को एक बहुत मजबूत वजन देता है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सेना को बहुत विश्वसनीय और खास जानकारी मिली थी कि आतंकवादी LOC के पास बने लॉन्च पैड्स पर जमा हो रहे हैं। ये लॉन्च पैड्स क्या होते हैं? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। लॉन्च पैड्स आतंकवादियों के अस्थायी ठिकाने होते हैं जो LOC के ठीक पार बनाए जाते हैं। आतंकवादी घुसपैठ करने से ठीक पहले यहाँ इकट्ठा होते हैं, अपने हथियार और प्लान को फाइनल करते हैं और फिर मौके का इंतजार करते हैं। एग्जैक्टली। तो DGMO ने कहा कि ये आतंकवादी भारत में हमले करने की फिराक में थे और उन हमलों को रोकने के लिए भारतीय सेना ने LOC के पार जाकर उन लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। और यहीं से ये शब्द सर्जिकल स्ट्राइक पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। हाँ। उन्होंने ये भी कहा कि इस ऑपरेशन में आतंकवादियों और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया और भारतीय सेना बिना किसी नुकसान के वापस आ गई, सिवाय एक जवान के जिसे लैंडमाइन से मामूली चोट आई थी, ऐसा बताया गया। हाँ, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल है।
जैसे ही भारत ने ये घोषणा की, पाकिस्तान की तरफ से तुरंत इसका खंडन आ गया। उन्होंने कहा कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं। कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सीमा पार से होने वाली गोलीबारी थी, जो अक्सर होती रहती है। उन्होंने माना कि इस गोलीबारी में उनके 2 सैनिक मारे गए, लेकिन किसी भी आतंकी ठिकाने के तबाह होने की बात से साफ इनकार कर दिया। ये तो बहुत अजीब है। एक पक्ष कह रहा है कि हमने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की, जिसमें स्पेशल फोर्सेस के 70-80 सैनिक LOC के पार 3 किलोमीटर तक अंदर गए। और दूसरा पक्ष कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो सच क्या था? क्या जमीनी हकीकत का पता लगाने का कोई स्वतंत्र तरीका नहीं था? यही इस मामले का सबसे जटिल हिस्सा है। LOC दुनिया के सबसे ज्यादा सैन्यकृत और दुर्गम इलाकों में से एक है। वहां स्वतंत्र पत्रकारों या ऑब्जर्वर्स का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। हाँ, तो आपके पास 2 देशों की सेनाओं के बयान ही बचते हैं, और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। यहीं से गोलियों की लड़ाई खत्म होकर बयानों और सूचनाओं की लड़ाई शुरू हो गई। और इस सूचना युद्ध में सर्जिकल स्ट्राइक शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया गया लगता है। क्यों? बिल्कुल। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार ये कार्रवाई तकनीकी रूप से एक क्रॉस बॉर्डर रेड या सीमा पार की गई छापेमारी थी, लेकिन रेड शब्द में एक तरह की अराजकता का भाव है। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक शब्द से सटीकता, सफाई और न्यूनतम नुकसान की छवि बनती है, जैसे एक सर्जन बहुत सटीकता से सिर्फ ट्यूमर को हटाता है, आसपास कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। एक बहुत क्लीन ऑपरेशन की इमेज। बिल्कुल। ये शब्द एक आधुनिक, शक्तिशाली और जिम्मेदार सेना की तस्वीर पेश करता है। ये जनता के बीच एक बहुत शक्तिशाली संदेश था और राजनीतिक रूप से भी सरकार के लिए बहुत फायदेमंद था। ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन भी था। तो हमारे पास 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं, और यहीं से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। ये सिर्फ सरकारों के बीच की लड़ाई नहीं रही, बल्कि मीडिया के बीच की भी जंग बन गई। सही कहा। कैसे? ये क्लासिक इंफॉर्मेशन वॉर का उदाहरण था। भारतीय मीडिया ने बड़े पैमाने पर सरकार के दावे को ही आगे बढ़ाया। टीवी चैनल्स पर तो जश्न का माहौल था। मुझे याद है, हेडलाइंस कुछ इस तरह की थी: भारत का बदला पूरा, सेना ने घर में घुसकर मारा। हाँ, और सोशल मीडिया पर #युद्ध छिड़िया। और पाकिस्तान में क्या हो रहा था? वहां की मीडिया और सरकार ने इसे भारत का झूठ का पुलिंदा करार दिया। उन्होंने इसे कश्मीर के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश बताया। अच्छा। और एक दिलचस्प कदम उठाते हुए पाकिस्तानी सेना BBC और CNN जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कुछ पत्रकारों को उन जगहों पर भी ले गई जहां भारत ने हमले का दावा किया था। ये दिखाने के लिए कि कुछ नहीं हुआ। हाँ, उनका मकसद ये दिखाना था कि देखिए, यहाँ सब कुछ सामान्य है, कोई तबाही नहीं हुई है। तो क्या इन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट से कुछ साफ हो पाया? क्या कोई तीसरी कहानी भी सामने आई? हाँ, और वो कहानी शायद सच्चाई के सबसे करीब थी। हमारे स्रोतों में द इंडियन एक्सप्रेस और BBC न्यूज की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स का जिक्र है। इन पत्रकारों ने LOC के पास रहने वाले कुछ चश्मदीदों से बात की। इन लोगों ने माना कि 28-29 सितंबर की रात को कुछ असामान्य हुआ था। उन्होंने गोलीबारी और धमाकों की आवाजें सुनी थी और बाद में कुछ आतंकवादी ठिकानों को तबाह हुए भी देखा था। मतलब कार्रवाई तो हुई थी, ऐसा लगता है, लेकिन मरने वालों की संख्या पर बहुत बड़ा अंतर था। कितना अंतर? भारत ने 35 से 40 आतंकवादियों को मारने का दावा किया था, जबकि इन रिपोर्ट्स में स्थानीय लोगों के हवाले से ये संख्या 1 दर्जन या उससे भी कम बताई गई। अच्छा, तो सच्चाई शायद दोनों आधिकारिक दावों के बीच कहीं थी। बिल्कुल। एक सीमित स्तर की कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन दोनों देशों ने उसे अपनी अपनी जनता के लिए एक बड़ी कहानी में बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में इस घटना का सबसे बड़ा और शायद सबसे स्थायी प्रभाव न्यूज रूम से निकलकर सिनेमा हॉल में देखने को मिला। बिल्कुल। 2019 में इस घटना के लगभग 2.5 साल बाद एक फिल्म रिलीज हुई, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक घटना बन गई। जबरदस्त। फिल्म ने दुनिया भर में 342 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की और साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी। फिल्म ने तथ्यों को किस तरह से पेश किया? क्या ये एक डॉक्यूमेंट्री की तरह थी या पूरी तरह से काल्पनिक? यह एक बहुत ही चतुर मिश्रण था। फिल्म की नींव वास्तविक घटनाओं पर रखी गई थी, लेकिन कहानी को ज्यादा नाटकीय और दिलचस्प बनाने के लिए कई काल्पनिक तत्व जोड़े गए। जैसे फिल्म का जो मुख्य किरदार है, मेजर विहान शेरगिल, वो एक काल्पनिक पात्र है। इसी तरह फिल्म में दिखाया गया गरुड़ जैसा दिखने वाला एक ड्रोन जो पक्षी की तरह उड़ता है, वो भी असली नहीं था। इसे सिनेमैटिक लिबर्टी कहते हैं।
क्या मतलब असल में ऐसा कोई ड्रोन इस्तेमाल नहीं हुआ था? मुझे लगा था कि वो असली था। नहीं, लेकिन ये इतना प्रभावी था कि बहुत से लोगों को लगा कि ये सच है। स्रोतों में फिल्म के जो रिव्यूज हैं वो भी यही कहते हैं। अच्छा। एक रिव्यू कहता है कि यह भारतीय सेना को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है, लेकिन इसमें सिनेमाई छूट ली गई है। फिल्म के एक्शन सीन्स को बहुत सराहा गया और उन्हें काफी यथार्थवादी बताया गया। और मैंने सुना है कि मुख्य अभिनेता विक्की कौशल ने इस किरदार के लिए बहुत मेहनत की थी। जबरदस्त मेहनत। हमारे पास जो नोट्स हैं उनके मुताबिक उन्होंने हर दिन लगभग 18 घंटे की ट्रेनिंग की। इसमें वजन बढ़ाना, हथियार चलाना और असली सैनिकों के साथ एक बूट कैंप में हिस्सा लेना भी शामिल था। वाह। उन्होंने असल में एक सैनिक की तरह जीने की कोशिश की और शायद यही वजह है कि पर्दे पर उनका किरदार इतना दमदार लगा। लेकिन अगर हम फिल्म के असर की बात करें तो एक्शन और कहानी से भी बढ़कर एक चीज थी जो लोगों के दिमाग में बस गई। एक डायलॉग। हाँ, और वो था एक डायलॉग, हाउस द जॉश, हाय सर। बिल्कुल। ये डायलॉग फिल्म से निकलकर एक राष्ट्रीय नारा बन गया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं रही, ये एक भावना बन गई। सही है। हमारे पास जो रेडिट की चर्चाओं के अंश हैं, उनसे पता चलता है कि लोग इसे हर जगह इस्तेमाल कर रहे थे। खुद प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों में इसका इस्तेमाल किया। भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत के बाद इसका इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस ने भी अपने जागरूकता अभियानों में इसे अपनाया। ये सोचना ही कमाल है, एक सैन्य ऑपरेशन से जुड़ी एक काल्पनिक फिल्म का एक डायलॉग देश की संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। ये कैसे होता है? ये दिखाता है कि सिनेमा कितना शक्तिशाली माध्यम है। एक सैन्य कार्रवाई जिसके तथ्य और दावे विवादित थे, उसे फिल्म ने एक सरल, हीरोइक और भावनात्मक कहानी में बदल दिया। फिल्म ने लोगों को एक ऐसी कहानी दी जिस पर वो यकीन करना चाहते थे। बदला, वीरता और जीत की कहानी। हाउस द जॉश उस जीत के एहसास का प्रतीक बन गया। इसने घटना की सारी जटिलताओं और विवादों को पीछे छोड़ दिया। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने एक आतंकवादी हमले से शुरू किया जो एक विवादित सैन्य कार्रवाई में बदला, फिर एक भयंकर सूचना युद्ध का रूप लिया और अंत में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के जरिए हमारी यादों का हिस्सा बन गया। बिल्कुल। 2016 की ये स्ट्राइक एक ऐतिहासिक मोड़ जरूर थी, क्योंकि ये पहली बार था जब भारत ने सार्वजनिक रूप से LOC पार करने की बात इतने जोर शोर से स्वीकार की। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। लेकिन हमारे स्रोतों को एक साथ देखने पर यह भी साफ हो जाता है कि असर में जमीन पर क्या हुआ उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो गया कि उस घटना की कहानी कैसे कही गई। मतलब नैरेटिव। हाँ, नैरेटिव। भारत ने अपनी कहानी कही, पाकिस्तान ने अपनी, और फिर सिनेमा ने एक तीसरी और शायद सबसे शक्तिशाली कहानी रच दी। तो असल घटना से ज्यादा उस घटना का विचार, उसकी कहानी ज्यादा असरदार साबित हुई। हाँ, और अब सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि उरी फिल्म ने कैसे इस घटना के एक खास संस्करण को लोगों के मन में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। ये देखते हुए सवाल ये उठता है कि किसी देश की लोकप्रिय संस्कृति जैसे कि सिनेमा हमारी जटिल सैन्य और राजनीतिक घटनाओं की समझ को कैसे आकार देती है, और क्या ये संभव है कि कभी-कभी ये फिल्मी कहानियां सरकारी रिपोर्टों और समाचारों से भी ज्यादा शक्तिशाली और सच बन जाती हैं?